हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछली क्लास में मैंने डाइजेशन की सारी प्रोसेस आपको बता दी थी। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का डाइजेशन अपन ने पढ़ा था। आज अपन को पढ़ना है, और मैंने आपको इंटेस्टाइन में बताया था कि 3 तरह के जूस वहाँ पे काम करेंगे। एक मैंने पढ़ाया था आपको पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा पढ़ाया था मैंने इंटेस्टाइनल जूस। और जैसे इंटेस्टाइनल जूस आया था तो उसने हर चीज़ का डाइजेशन कंप्लीट कर दिया था। लेकिन अभी एक जूस बाकी है, क्या नाम उसका? बाइल जूस। लेकिन उस बाइल जूस को पढ़ने से पहले आप एक चीज़ देखो, ये बेटा इंटेस्टाइन है। क्या है ये? इंटेस्टाइन। और ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है। क्या है ये? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और यहाँ पर विलाई हो सकते हैं, वो मैंने बताया था। अब यहाँ प्रोटीन, फैट सबका डाइजेशन हो चुका है। अब डाइजेशन के बाद यहाँ से चीज़ों का एब्जॉर्प्शन भी होता था। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि डाइजेस्टेड सब्सटेंस फ्रॉम इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड या लिम्फ। यहाँ से एब्जॉर्ब होगी, या तो ब्लड में जाएंगे या लिम्फ में जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे? या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। यही मैंने आपको बताया था। लेकिन एक चीज़ बेटा याद रखना, वही चीज़ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से वही सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं जो वाटर सॉल्युबल हो, जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, या जो भी मोनोसैकेराइड थे, विटामिन्स, मिनरल, ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा? वाटर सॉल्युबल होती है। जो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल होते हैं वही इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन ये बात एकदम क्लियर कट याद रखना, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल नहीं होते वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकते। जैसे ध्यान करो बेटा, फैट को हमने किस में तोड़ा था? फैट को हमने इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन किया था फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। किस में तोड़ा था फैट को? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो चाहे बेटा वो अमीनो एसिड रहा हो, चाहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, कुछ भी रहा हो, वो सारी चीज़ें वाटर सॉल्युबल होती हैं और वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। भले एक्टिव हो, पैसिव हो, कैसे भी हो, लेकिन एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। लेकिन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो फैट के ब्रेक डाउन से बने, ये बन तो गए इंटेस्टाइन में, लेकिन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दीज आर वाटर इनसॉल्युबल। ये वाटर इनसॉल्युबल हैं। अतः आपने फैट खाया, इंटेस्टाइन में टूट के क्या बना? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना। लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में संभव नहीं है। तो कौन सी चीज़ बेटा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगी? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जो चीज़ फैट में सॉल्युबल है, मैंने क्या कहा, वही चीज़ एब्जॉर्ब होगी जो वाटर सॉल्युबल हो। जो चीज़ फैट सॉल्युबल है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो फिर कहोगे सर फिर फैट खाने का कोई मतलब ही नहीं है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना, इसको तो एब्जॉर्ब होना ही नहीं है। जब एब्जॉर्ब होगा नहीं तो फीकल मैटर के माध्यम से कहाँ निकल जाएगा? बाहर। लेकिन फैटी एसिड ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसको हमें एब्जॉर्ब करना है। तो हम ये जो वाटर इनसॉल्युबल है, तो हम क्या करेंगे बेटा? इनको वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में बदल दें। अगर हम इनको वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में बदल दें तो हम इसका एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में बदलना ही कहलाता है इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है बेटा? इमल्सिफिकेशन। तो वही प्रोसेस देखनी है। और आपको पता है कि बाइल जूस बेटा क्या करता है? बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन
फिकेशन। तो आखिर इमल्सिफिकेशन क्या है, वो प्रोसेस आप देखो। ये सब बेटा कहाँ पे हो रहा होगा, इंटेस्टाइन पे हो रहा होगा ना। सपोज करो बेटा हमने फैट लिया था, तो फैट किस में टूटा था, फैटी एसिड, जिसको मैं FA लिख देता हूँ शॉर्ट में, और प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसी में तो बना था, इसको मैं G लिख देता हूँ। सपोज करो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो अब हमें इन्हें एब्जॉर्ब करना है, तो हमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में बदलना है। और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में बदलने की प्रोसेस कहलाती है इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन कौन कराएगा, नेक्स्ट अब हम कौन से जूस के बारे में पढ़ रहे हैं, थर्ड, दीज आर बाइल जूस। आज हम पढ़ेंगे बाइल जूस का फंक्शन। और बाइल जूस मैंने आपको ऑलरेडी लिवर में पढ़ाया था कि बाइल जूस इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लेकिन बाइल जूस में कौन, सॉल्ट, सॉल्ट में कौन, ऑर्गेनिक सॉल्ट। कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम ट्यूरोकोलेट। तो कुल मिला के इमल्सिफिकेशन कौन करेगा, ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। और दो ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट होते हैं बेटा, उनको आपको नाम पता ही है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम ट्यूरोकोलेट। तो देखो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनमें ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट अटैक करेगा और इनको किस में तोड़ देगा बेटा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप में तोड़ देता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल छोटे छोटे पानी की ड्रॉप में टूट गया, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर में टूट गया, जिसे हम बेटा बोलते हैं माइसेली। क्या बोलते हैं, माइसेली कहा जाता है। माइसेली क्या होती है बेटा, वाटर सॉल्युबल ड्रॉप, वाटर सॉल्युबल ड्रॉप। तो देखो आपने क्या देखा, ड्रॉप। ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल वाटर में इनसॉल्युबल थे, इसका एब्जॉर्प्शन संभव नहीं है, इसलिए इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। इमल्सिफिकेशन में इन दोनों को किस में तोड़ दिया गया, माइसेली में तोड़ दिया गया। ये सब हो कहाँ पे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब देखो मैंने आपको इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था। जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक डायग्राम भी वहाँ बताया था। यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही क्लियर कट आप ध्यान रखना। देखना मैंने आपको एक डायग्राम ये बताया था इंटेस्टाइन में कि सपोज करो ये एक इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर था, ये देखना, और इंटेस्टाइन में म्यूकोसल सेल लगी थी, ये म्यूकोसल इपिथेलियम लगी थी, सिंपल कोलुमनर। इनकी फ्री सरफेस में बेटा क्या हो सकते हैं, विलाई भी हो सकते हैं, ये देखो विलाई भी पाए जाते हैं। एक सेल को मैं यहाँ बड़ा कर देता हूँ, ये देखो मैंने बड़ी कर दी, बकाया सबको मैंने छोटी। सपोज करो यहाँ विलाई लगे होंगे, ठीक है ना। ये देखो ये एक डायग्राम मैंने आपको वहाँ पे पीछे बताया था। ये सपोज करो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होगी, म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा, उसके नीचे मस्कुलर लेयर, उसके बाहर सिरोसा, यही तो 4 लेयर थे। अब देखो बेटा क्या हुआ, तो ये कौन सी सेल है, इंटेस्टाइनल सेल है ये, ठीक। इन्हें म्यूकोसल सेल बोल सकते हो, ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसल सेल है। इन्हें बेटा एक नाम और होता है इंटेरोसाइट सेल, इंटेरोसाइट सेल या म्यूकोसल सेल भी कहा जाता है, म्यूकोसल सेल भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो बताओ जो कुछ भी आप खाओगे, जिसका भी डाइजेशन होगा, उनका एब्जॉर्प्शन इसी सेल में तो होगा ना। सपोज करो ये आपके पास डायग्राम है, ये म्यूकोसल सेल है, यही तो है डायग्राम, ये म्यूकोसल सेल है। कुछ भी खाया तो इसी सेल के अंदर ही तो आएगा, म्यूकोसल सेल में ही तो आएगा पहले। फिर यहाँ से आने के बाद बेटा ये सब म्यूकोसा थी, यहाँ सब म्यूकोसा में क्या पाई जाती है, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, ये सारी चीज़ें थी।
तो फिर मैंने आपको वहाँ क्या बताया था बेटा, वहाँ मैंने आपको एक डायग्राम ये बताया था, ये लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं, लिम्फ वेसल्स। और यहीं पर बेटा ये सब म्यूकोसा में किसकी सप्लाई होगी बेटा, आर्टरी। सब म्यूकोसा में आर्टरी भी आ रही होगी ब्लड लेके। ये देखो ब्लड लेके आएगी आर्टरी। आर्टरी किसका जाल बनाएगी बेटा, कैपिलरी का नेटवर्क होगा। और यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकलेगा वो वेन वापस जाएगी इंटेस्टाइन से, ये वेन। इतना डायग्राम मैंने आपको पीछे भी बताया था, याद है ना। तो देखो ये क्या होगा बेटा, आर्टरी, ये होगा आर्टरी। ये कौन होगी बेटा, ये होगी वेन, ठीक। और ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, लिम्फ वेसल्स। इसका नाम क्या होगा, लिम्फ वेसल्स। और याद है ना आपको मैंने क्या बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनका नाम क्या था, लैक्टील्स। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नाम था, जिन्हें क्या बोलते थे बेटा, हम लैक्टील्स कहा जाता था। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं उन्हें बोलते थे लैक्टील्स। इतनी बात समझ में आई आपको। ये डायग्राम तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब देखो यहाँ पर आपने क्या, आपने जो डाइजेशन किया था वो प्रोटीन में क्या बना होगा बेटा, अमीनो एसिड बना होगा। कार्बोहाइड्रेट लिया होगा तो मोनोसैकराइड बने होंगे। तो बताओ अमीनो एसिड, मोनोसैकराइड, मिनरल, विटामिन्स, ये सब क्या होते, वाटर सॉल्युबल होते। वाटर, मैंने क्या कहा, जो चीज़ वाटर सॉल्युबल है वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर सपोज करो फैटी एसिड, सॉरी अमीनो एसिड, मोनोसैकराइड, ये सब यहीं डले होंगे ना। और ये अगर वाटर सॉल्युबल है तो ये सीधे यहाँ से एब्जॉर्ब हो करके, भले एक्टिव हुआ हो या पैसिव हुआ हो, आ करके सीधे कहाँ आ जाएंगे बेटा, वेन में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, वेन्स में आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने क्या खाया था, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। यहाँ पे क्या बना था बेटा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल भी था इंटेस्टाइन में। ये वाटर क्या था, इनसॉल्युबल था, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या किया, इसका इमल्सिफिकेशन किया और हमने छोटी छोटी वाटर ड्रॉप में तोड़ दिया, जिसको क्या बोलते हैं, माइसेली कहा जाता है। तो माइसेली कहाँ बनी बेटा, इंटेस्टाइन में ही बनी। ये बनी है माइसेली। अब किसका एब्जॉर्प्शन होगा, माइसेली का एब्जॉर्प्शन होगा। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइसेली, ये देखना, ये माइसेली वाटर सॉल्युबल है ना, तो माइसेली तो अब एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये आई माइसेली, तो बहुत सारी माइसेली इंटेरोसाइट सेल या म्यूकोसल सेल में आएंगी। ये देखो माइसेली आ गई। माइसेली का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जबकि किसका नहीं हो रहा था बेटा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल का नहीं हो रहा था, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल था। अब माइसेली म्यूकोसल सेल के अंदर आने के बाद जितने माइसेली आए, माइसेली किसके टूटने से बने थे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इस सेल के अंदर आने के बाद ये पुनः किस में बदल गए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पुनः बदल गए। मतलब जब अंदर लाए गए थे तो माइसेली फॉर्म में आए, माइसेली सेल के अंदर आने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में दोबारा बदल गए। और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिल करके फिर क्या बना दिया हमने, फैट बना दिया। बड़ा मॉलिक्यूल क्या बन गया, फैट। क्योंकि फैट जो हमने खाया था उसके टूटने से क्या बना था, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। फिर उसके टूटने से क्या बना था, माइसेली। माइसेली अंदर आया, उसको दोबारा किस में बदल दिया गया बेटा, फैट। मतलब फैट एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, फैट बन गया। और इस फैट को बाहर से प्रोटीन कवरिंग द्वारा बांध दिया जाता है। जो फैट बना होगा, दिस फैट इज सराउंडेड बाय प्रोटीनियस बैग। तो कुल मिला के छोटे छोटे वहाँ पॉकेट बन गए, पैकेट बन गए छोटे छोटे। पैकेट की बाहरी लेयर कौन किसकी है बेटा, प्रोटीन किसकी है,
प्रोटीन, अंदर क्या भरा हुआ है, फैट। और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काइलोमाइक्रॉन। क्या नाम है, काइलोमाइक्रॉन नाम है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन। तो काइलोमाइक्रॉन क्या है, काइलोमाइक्रॉन इज ए प्रोटीनियस बैग, प्रोटीनियस बैग फिल्ड विथ फैट। फैट में क्या क्या हो सकता है ट्राइग्लिसराइड हो सकता है कोलेस्ट्रॉल हो सकता है फास्फोलिपिड हो सकता है लेसिथिन हो। ये सब फैट ही तो है, आपने देखना बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे या पढ़ा होगा, ये सब फैट है। तो कुल मिला के इसके अंदर क्या भर जाएगा बेटा, इसके अंदर भर जाएगा फैट, और दिस फैट इज सराउंडेड बाई प्रोटीन लेयर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन। तो काइलोमाइक्रॉन क्या है बेटा, छोटे छोटे पैकेट हैं, पैकेट के अंदर भरा क्या है, फैट, घिरा किसके द्वारा है, प्रोटीन। तो देखो म्यूकोसल सेल के अंदर जो फैट हमने खाया था वो माइसेली के रूप में गया, लेकिन अंदर क्या बन गया, काइलोमाइक्रॉन। और अच्छा, तो काइलोमाइक्रॉन इस सेल के अंदर बना है ना, और सेल के अंदर आपसे पूछे कि सेल के अंदर कहाँ बना होगा, सेल के अंदर बेटा बना होगा गोल्जी बॉडी में। आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, गोल्जी बॉडी का काम क्या है बेटा, पैकिंग करना। यहाँ पैकिंग ही तो हो रही है, देखो पैकिंग करना आपने सब सर ने पढ़ाया होगा बेटा, पैकिंग करना काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी। मतलब फैट को प्रोटीन के लेयर द्वारा पैक कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है काइलोमाइक्रॉन कहाँ बनेगा, म्यूकोसल सेल में बनेगा। म्यूकोसल सेल के अंदर कहाँ बनेगा, गोल्जी बॉडी में बनेगा। अब बताओ बेटा, इसको एब्जॉर्ब करके छोटे छोटे पैकेट आ गए हैं, ठीक, छोटे छोटे पैकेट बन गए। कहाँ बन गए, इन सेल में छोटे छोटे पैकेट बन गए। ऐसे तो हुआ होगा, इन सेल में छोटे छोटे पैकेट, उस पैकेट का नाम बोलो काइलोमाइक्रॉन। अब देखो, लेकिन अमीनो एसिड हो गए, मोनोसैकेराइड, विटामिन, मिनरल, ये तो वाटर में सॉल्युबल थे ना, जब पानी में घुल जाते थे ये तो अपने आप एब्जॉर्ब होकर सीधे अंदर चले जाएंगे, लेकिन ये गए, लेकिन अंदर जा कर के पैकेट बन गए। अब देखो ये जो पैकेट है, इस पैकेट का साइज बड़ा है। अब ये साइज बड़ा है तो बेटा ये ब्लड कैपिलरी का जाल होगा, ये आर्टरी गई थी, आर्टरी ने कैपिलरी का जाल बनाया था। कैपिलरी का होल इतना बड़ा नहीं होता कि ये पैकेट उसके अंदर घुस जाए। अब देखो यहाँ पर बेटा ये अलग चीज़ हो गई, यहाँ बेटा अमीनो एसिड भी रहे होंगे, सपोज करो यहाँ मोनो सैकराइड भी खाया होगा आपने, बना होगा, मिनरल भी रहे होंगे, विटामिन्स भी रही होंगी, ये सब रहा होगा। लेकिन ये सब तो क्या थे, वाटर सॉल्युबल। तो ये बेटा ऐसे ये पानी में जब घुल रहे थे तो ये सीधे सेल के अंदर घुस के, ये देखो इनका साइज तो छोटा है ना, ये सीधे कहाँ आ गए बेटा, ब्लड में आ गए, मतलब वेन में आ गए। लेकिन काइलोमाइक्रॉन का साइज बड़ा है, और बड़ा है तो ये कैपिलरी के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो जब एब्जॉर्ब तो करना है तो इसकी मजबूरी है कि ब्लड कैपिलरी में ना जा करके ये लिम्फ के अंदर इंटर करेगा। किसके अंदर आएगा बेटा, लिम्फ वेसल्स। ये देखो लिम्फ, जो लिम्फ वेसल्स होंगी ना, लिम्फ वेसल्स के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ये देखो ये है काइलोमाइक्रॉन, ये देखो मैंने ऐसे दिखा दिए, पैकेट छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखो काइलोमाइक्रॉन, इसके अंदर भरा क्या है बेटा, ये प्रोटीन का बैग है, भरा क्या है, फैट। ठीक, फैट भरा हो, बाहर से प्रोटीन की कवरिंग हो तो उसे बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। देखो तो क्वेश्चन ये आता है बेटा कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेशन हुआ, आपने खाने में खाया क्या था, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन। फैट को छोड़ दो, फैट को छोड़ के हर चीज़ का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से किस में आएगा, इंटेस्टाइन से चीज़ निकल के कहाँ आएगी, ब्लड में या लिम्फ में। हर चीज़ कहाँ आएगी, सीधे ब्लड में आएगी। क्यों, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इनका साइज छोटा है, घुल गए पानी में, सीधे एब्जॉर्ब होकर कैपिलरी के अंदर घुस जाएंगे और वेन में आ गए। लेकिन जो फैट है
फैट का एब्जॉर्प्शन किस रूप में हो रहा है? काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन बड़ा है, वो कैपिलरी के अंदर नहीं घुस सकता, इसलिए किसके अंदर आया बेटा? लिम्फ वेसल्स, जिसका नाम क्या है? लैक्टील्स। तो कुल मिला के हमारी इंटेस्टाइन है, हमने जो कुछ भी खाया इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स भी हैं और लिम्फ वेसल्स भी है। तो बताओ, फैट तो लिम्फ वेसल्स में जाएगा और बकाया सारी चीज़ कहाँ आएगी बेटा? सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? ब्लड वेसल्स में आएंगी। अब हमने जो कुछ भी खाया सब एब्जॉर्ब तो हो गया, भले ही वो ब्लड में गया हो या लिम्फ में गया हो। अब ब्लड, यहाँ का ब्लड कहाँ जाएगा और यहाँ का लिम्फ कैसे आगे जाएगा, वो थोड़ा सा आगे। ये समझ गए बेटा आप लोग? ये बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिकी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी आप खाओगे सब ब्लड में आएगा, केवल फैट को छोड़कर। फैट किस में आएगा? लिम्फ वेसल्स में आएगा। यहाँ तक बेटा समझ में आया? अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद मैंने बेटा आपको लिवर में जो चीज़ें आपको पढ़ाई थी वो भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा बताओ, इंटेस्टाइन का ब्लड लौट के कहाँ जाता है? मैंने आपको लिवर में पढ़ाया था। पूरी इंटेस्टाइन का वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर में आता था, याद है ना? कहाँ आता था? लिवर में आता था। तो ध्यान करो, ये सपोज करो बेटा यहाँ कहीं हमारा हार्ट है, देखिए ना, ये थोड़ा सा बेटा ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, वहाँ भी डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी बता रहा हूँ। ये हार्ट है और हार्ट में बेटा आपने इतना पढ़ा होगा कि नीचे के बॉडी ऑर्गन का ब्लड हार्ट में जाता है, नीचे का ब्लड हार्ट में जाता है और उसे लेके कौन जाती है बेटा? इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा। अपर बॉडी पार्ट का ब्लड हार्ट में आता है, उसे कौन लेके आती है? सुपीरियर वेना केवा। कौन लेके आती है? अपर बॉडी पार्ट का लेके आती है सुपीरियर वेना केवा। ये देखो, सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट के यहीं पर पाया जाता है डायाफ्राम। यहाँ क्या लगा होता है बेटा? आर्क शेप स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है यहाँ पे? डायाफ्राम। ये बेटा चीज़ें सब सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बार और आएंगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर होता है डायाफ्राम, ऊपर होता है हार्ट। तो लोअर बॉडी पार्ट का ब्लड लेके कौन जाता है? इन्फीरियर वेना केवा। अपर पार्ट का कौन लेके आती है हार्ट में? सुपीरियर वेना केवा। और ये है आपका हार्ट। ओके, अब यहाँ बेटा क्या पाया जाता है? लिवर। यहाँ पे क्या होता है? लिवर होता है। और मैं जब आपको लिवर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये इंटेस्टाइन ही तो है। इंटेस्टाइन का ब्लड, वेनस ब्लड रिटर्न होके कहाँ आता है? लिवर में आता है ना। तो यही तो है वेन। ये वेन ब्लड लेके कहाँ जाएगी? सीधे लिवर में जाएगी ना। ये देखो, इस वेन को हम लेके चलते हैं लिवर में। ये देखो, ये आ गई लिवर में। ये देखो लिवर में पहुंची ये। और ध्यान करो, जब ये लिवर के अंदर घुस रही थी तो स्टमक वाली वेन भी मिली थी, स्प्लीन वाली भी मिली थी और इंटेस्टाइन वाली। जब ये तीनों घुसी थी अंदर तो इसका नाम क्या था बेटा? हिपैटिक। बोलो नाम, हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम था? हिपैटिक पोर्टल वेन। कहाँ से ब्लड लाती थी? इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन। तो यहाँ तो बात चल रही इंटेस्टाइन वाली जो गई वो आगे जुड़ के क्या बनाएगी? हिपैटिक पोर्टल वेन बनाएगी। ठीक, तो जो कुछ भी आपने खाया, देखना, जो कुछ भी आपने खाया वो सब कुछ एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, केवल फैट नहीं हुआ। फैट तो लिम्फ में आया है। ब्लड में जो चीज़ ब्लड में आएगी वो सीधे दंदनाते हुए कहाँ पहुँचेगी? लिवर में पहुँचेगी। ठीक, तो बताओ, इंटेस्टाइन से सबसे पहले न्यूट्रिएंट कहाँ पहुँचेगा? लिवर में। किसकी हेल्प से पहुँचेगा? हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक, और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा कहा जाता है, या इसी का नाम होता पोस्ट कैवाल वेन। पोस्ट कैवाल वेन जो नीचे से लाई, पोस्ट कैवाल जो नीचे से लाती है उसको इन्फीरियर वेना केवा या पोस्ट कैवाल। तो देखो, जो कुछ भी आपने खाया इंटेस्टाइन में वो हिपैटिक पोर्टल वेन से पहुंचा लिवर में। और आपको मैंने लिवर में बताया था, लिवर से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? लिवर से ब्लड निकल के आता है इन्फीरियर वेना केवा में।
और कौन लेके, जो लीवर से ब्लड लेके बाहर निकली थी उसका नाम क्या था बेटा, हिपैटिक वेन। क्या नाम था, हिपैटिक वेन। तो देखो हिपैटिक वेन ने अपना ब्लड कहाँ डाल दिया, इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा से कहाँ पहुँच गया, हार्ट। और हार्ट अब इस न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो देखो जो कुछ भी आपने खाया, सब कुछ आपने खाया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, जो भी आपने खाया वो सारी चीज़ें, देखो जो भी आपने खाया सारी चीज़ें इंटेस्टाइन में गई बेटा। ओके, इंटेस्टाइन से फैट भर को छोड़ दो, फैट के अलावा हर चीज़ ब्लड में आई, एब्जॉर्ब होके ब्लड से कहाँ गई, लिवर। देखो ये रास्ता है, ब्लड से लिवर, किसके थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन। लिवर ने उसको चेक किया होगा, वो जो भी होगा सारी चीज़ें पढ़ा था अपने, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन करना, अगर आपने जहर खाया तो उसको नष्ट करना, जहर को सब पढ़ाया था मैंने। लिवर उसको चेक करेगा, लिवर से कहाँ जाएगा, हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन से कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा से कहाँ पहुँचा, हार्ट। अब क्वेश्चन आता है कि इंटेस्टाइन से मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपने पिया, वो इंटेस्टाइन से हार्ट तक कैसे जाएगा। क्वेश्चन आए कि इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का हार्ट तक जाने का रास्ता क्या है, तो बोलो इंटेस्टाइन से कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल वेन से लिवर, लिवर से हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा टू हार्ट। ये समझ गए बेटा, ठीक, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन तो मैंने पढ़ाया था थोड़ा हार्ट उसमें, लिवर में आपको, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा ये तो ब्लड सर्कुलेशन की बात थी, तो आपने 10th में ही पढ़ा था, थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ गया। लेकिन एक होता है बेटा लिम्फ सर्कुलेशन, वो थोड़ा सा अलग होता है, मैं भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अपन लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल करेंगे। देखो डायाफ्राम के नीचे जितने ऑर्गन हैं, ध्यान सुनना, डायाफ्राम के नीचे जितने ऑर्गन हैं, यहाँ का लिम्फ इकट्ठा होता है, पूरा लिम्फ इकट्ठा होगा। चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले देखो इंफीरियर वेना केवा नीचे से लेके गई, सुपीरियर वेना केवा कहाँ से लेके आएगी, मैं ऐसे खड़ा हूँ, हाथ का और सिर का ब्लड लेके हार्ट में कौन आती है, सुपीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा बेटा कैसे आ रही होगी, देखना ये हेड से और हाथ से लेके आती है, ये हेड से बाएं हाथ से लेके आती है, और ये दोनों जुड़ करके ये बन जाती है सुपीरियर वेना केवा। ये देखो ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे बेटा। सुपीरियर वेना केवा का काम क्या है कि अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लाना, मतलब राइट हेड का और राइट हाथ का ब्लड, ये राइट हेड और राइट हाथ का लेके आएगी, ये लेफ्ट हेड और लेफ्ट हाथ का लेके ब्लड ये आएगी, और दोनों जुड़कर बन जाएगी, इसका नाम होगा सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। तो इसका नाम क्या है, सुपीरियर वेना केवा नाम है। या देखो इसका नाम था इंफीरियर वेना केवा या पोस्ट कैवाल, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा या प्री कैवाल, प्री कैवाल वेन, प्री कैवाल वेन। ओके, प्री कैवाल वेन। अब देखो लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा सा बेटा देखना, जो ये थोड़ा मैं रेज कर रहा हूँ बेटा, ये वाला पोर्शन है। अब देखना इसमें बेटा होता क्या है कि जो हेड से लाती है उसको बोलते हैं जुगुलर वेन, लेकिन जो हाथ से लेके आती है उसका नाम होता है क्लैविकुलर वेन। मेरे दो हाथ हैं, इस तरफ से भी लाएगी क्लैविकुलर, इस तरफ से भी लाएगी क्लैविकुलर, लेकिन राइट से लाएगी तो उसका नाम होगा राइट क्लैविकुलर, और लेफ्ट से लाएगी तो लेफ्ट क्लैविकुलर। इसका नाम क्या होगा, लेफ्ट सब क्लैविकुलर वेन, लेफ्ट सब क्लैविकुलर वेन। क्लैविकुलर क्यों कहा गया, क्योंकि ये वाली बेटा बोन कौन होती है, क्लैविकल बोन होती है, ये वाली लंबी लंबी, यहाँ से होके जाती है तो नाम है सब, क्योंकि क्लैविकल के नीचे से जाती है तो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट सब क्लैविकुलर वेन। तो बताओ क्वेश्चन आए, लेफ्ट सब क्लैविकुलर कहाँ से लेके आएगी, लेफ्ट हैंड से लेके आएगी,
इसका नाम क्या होगा, राइट सब क्लेविकुलर, ये हेड से ला रही होगी और दोनों मिलके बनाएंगे सुपीरियर वेना केवा। अब देखो आप लिम्फ सर्कुलेशन में आते हैं। देखो बेटा, डायाफ्राम के नीचे का, डायाफ्राम के नीचे का कौन कौन आ गया डायाफ्राम के नीचे, दोनों पैर और पूरा ये एब्डोमेन, एब्डोमेन में स्टमक, इंटेस्टाइन, हर चीज़ है। यहाँ का पूरा लिम्फ, यहाँ का पूरा लिम्फ इकट्ठा होता है। तो देखो यहाँ ये बेटा लिम्फ, ये लिम्फ वेसल्स है ना, ये लिम्फ वेसल्स इंटेस्टाइन से आ रही होगी। ये देखो ये लिम्फ वेसल्स, ये देखो इंटेस्टाइन से आएंगी, एक थोड़ी आएगी, लाखों आएंगी। ये देखो हजारों करोड़ों लिम्फ वेसल्स आई, पैर से भी आ रही होंगी, स्टमक से भी आ रही होंगी, इंटेस्टाइन से भी आ रही होंगी। लेकिन हमने जो खाया है वो इंटेस्टाइन में ही तो है। इंटेस्टाइन से फैट कहाँ आया था बेटा, लिम्फ में आया था। और इंटेस्टाइन का लिम्फ, इंटेस्टाइन से लिम्फ वेसल्स के माध्यम से, जिसको क्या नाम है, लैक्टिल्स के माध्यम से कहाँ आएगा बेटा, इस कॉर्नर पे आके इकट्ठा होता है, यहाँ पर आके इकट्ठा हुआ। ये सब बेटा सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। पूरा लिम्फ आकर के इकट्ठा हुआ, यहाँ पर जो लिम्फ इकट्ठा हुआ वो कहाँ कहाँ का आएगा, पूरे एब्डोमेन का और दोनों पैरों का आया। लेकिन हमने खाना खाया है तो इंटेस्टाइन का भी तो यहीं आएगा, यहाँ पे इकट्ठा हुआ और यहाँ से फिर एक पाइप ऊपर जाता है, ऐसे एक पाइप ऊपर जाता है। इस पाइप का नाम है, ये देखो ये पाइप ऐसे गया, एक ये पाइप आपका ये गया। और ये पाइप कहाँ खुल गया बेटा, क्या देख रहे हो आप, कहाँ खुल गया ये पाइप, ये पाइप कहाँ खुला, लेफ्ट से। यहाँ तो बेटा, यहाँ तो भरा है ब्लड पूरे में, यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है बेटा, लिम्फ है, यहाँ ब्लड नहीं है। लेकिन लिम्फ सर्कुलेशन अलग होता है, लेकिन लिम्फ बनता ब्लड से है, मिलाया भी कहाँ जाता है, ब्लड में। देखना सब पढ़ाऊंगा मैं आगे। देखो अब हमने क्या किया, जो हमने खाया, फैट को छोड़कर सारी चीज़ें ब्लड में आई और ब्लड से या इंटेस्टाइन से हार्ट तक कैसे पहुंची, ये रास्ता आपको क्लियर है। लेकिन जो फैट है वो ब्लड में नहीं आया, ब्लड में नहीं आया तो कहाँ आया, लिम्फ में आया। और यहाँ का लिम्फ इकट्ठा होके यहाँ आया और यहाँ से ऊपर चढ़ गया, ऐसे चढ़ गया देखो। और जिसमें चढ़ा, इस तो बताओ लेफ्ट साइड में पाइप डाला होगा ना, लेफ्ट, तो इसका नाम होता है लेफ्ट थोरैसिक, लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। क्या नाम है, लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। मतलब ये कौन सा रीजन है, थोरैसिक, लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट थोरैसिक डक्ट का काम क्या है बेटा, निचले बॉडी पार्ट का लिम्फ को कलेक्ट करके लाना। तो लिम्फ को ला रही थी और फिर लिम्फ को कहाँ डाला गया बेटा, ब्लड में डाल दिया गया। कहाँ की वेन में डाला गया, सब क्लेविकुलर वेन में। और यहाँ से देखो, तो अगर हम बेटा बात करें, जो आपने फैट खाया था इंटेस्टाइन में, उसका रास्ता यही तो है। ये देखो फैट जा रहा है, ये फैट जा रहा है आपका, ये फैट ऐसे ऐसे जाते जाते, ये देखो इसी रास्ते से फैट ब्लड में आ गया और ब्लड से फिर देखो कहाँ आ गया, ये हार्ट में आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब आपके सामने सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं कि ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन से जो आप फैट खाओगे, फैट कहाँ आएगा बेटा, लिम्फ में आएगा। ठीक, लिम्फ में आया, लिम्फ वेसल्स में आया, जिसका नाम है लैक्टिल। अब इंटेस्टाइन से फैट का हार्ट तक का रास्ता क्या होगा, देखो लिम्फ वेसल्स से लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट से सब क्लेविकुलर वेन से सुपीरियर वेना केवा टू हार्ट, ये है रास्ता। और प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का रास्ता क्या है, ये रास्ता, ये रास्ता। तो कुल मिला के मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं जो कुछ भी खाऊंगा फैट को छोड़ के सब बाया लिवर नीचे से हार्ट में जाएगा, नीचे से हार्ट में जाएगा। लेकिन फैट इंटेस्टाइन से इस रास्ते से होते हुए ऊपर से कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फैट का इंटेस्टाइन से हार्ट तक का रास्ता दिख रहा है आपको, सारी चीज़ों का इंटेस्टाइन से हार्ट तक का रास्ता आपको दिख रहा है। ठीक, तो देखो ये हो गया इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस।
फैट का एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है बेटा? काइलोमाइक्रॉन, माइसेली बनी, काइलोमाइक्रॉन बना, काइलोमाइक्रॉन प्रोटीनियस बैग है जो किस सेल ऑर्गेनेली के अंदर बना बेटा? गोल्जी बॉडी के अंदर बना। काइलोमाइक्रॉन को कहाँ रिलीज किया जाता है बेटा? काइलोमाइक्रॉन को रिलीज किया जाता है लिम्फ वेसल्स में। कहाँ रिलीज किया गया? लिम्फ। अब क्वेश्चन आता है कि इसको लिम्फ में क्यों डाला गया, वेन में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि इसका साइज बड़ा था। साइज बड़ा था तो कैपिलरी के अंदर घुस ही नहीं पाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया बाइल जूस। तो बाइल जूस का डाइजेशन में काम मैंने क्या बताया? काम क्या बताया बोलो? इमल्सिफिकेशन। क्या है इमल्सिफिकेशन? फैटी एसिड ग्लिसरॉल को जो वाटर इनसॉल्युबल है उनको सॉल्युबल वाटर ड्रॉप माइसेली में तोड़ना। तो ये बेटा आप पढ़ लेना, ये समझ गए पूरा पोर्शन आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रास्ता पूछा था किस तरह से कैसे क्या होगा। ठीक, अब हमने जो भी खाया उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक, वो पढ़ा दिया मैंने, एक्टिव किसका होगा, पैसिव किसका होगा, कैसे क्या होगा, सब पढ़ा दिया। अब अलग अलग पार्ट में कहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन होता है वो देखें। मतलब ये एक टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है, एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में किसका और कहाँ एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में। जैसे बेटा हम बात करें सबसे पहले ए, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? खाना खाते हो, पहली बात तो कोई चीज़ डाइजेशन यहाँ होता नहीं है पूरा कि एब्जॉर्ब हो। मान लिया हम ग्लूकोज मुंह में भर लेते हैं, अमीनो एसिड मुंह में भर लो, आप कितनी भी देर भरे रहो आप कुछ नहीं एब्जॉर्ब, क्योंकि माउथ में कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। हाँ, माउथ में थोड़ा सा पानी हो सकता है, थोड़ा बहुत एल्कोहल, अगर हम दारू पीते हैं मुंह में अगर थोड़ा दारू भरे रहें थोड़ी देर तक एल्कोहल, तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो सकती है। कुछ ड्रग्स होती हैं बेटा, कुछ दवाएं देखा होगा ना, टंग के नीचे रख लो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन तंबाकू, टोबैको, आदमी तंबाकू मुंह में ही रखता है ना, उसको नशा चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि टोबैको यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो क्या कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ माउथ में? किसी न्यूट्रिएंट नहीं होता। थोड़ा पानी हो सकता है, थोड़ा सा एल्कोहल हो सकती है, थोड़ा सा कुछ दवाएं हो जाती हैं, और टोबैको लेकिन 100% एब्जॉर्ब हो जाती है। तभी लोग मुंह में गुटखा खाते हैं तो मुंह से एब्जॉर्ब हो गया उसका निकोटीन। ठीक, फिर इसके बाद माउथ के बाद आते हैं स्टमक। ये बेटा स्टमक, स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? स्टमक में भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। हाँ, अगर हम डाइजेस्टेड चीज़ें खा लें, ग्लूकोज अमीनो एसिड खा लें, तो स्टमक में कुछ पानी का होता है, एल्कोहल लेकिन 100%। हम जैसे एल्कोहल अगर पिए तो जैसे पेट में जाएगी, पेट से ही एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी। 100% एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ दवाएं भी यहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट, सम न्यूट्रिएंट, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। अगर हम बाहर से ग्लूकोज पी लें तो थोड़ा बहुत स्टमक में क्या हो जाता है बेटा? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो किस न्यूट्रिएंट, ये इंपॉर्टेंट है, किस न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है? सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। बस अमीनो एसिड का नहीं होगा, मिनरल का नहीं होगा, फैट का नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ किसका हो सकता है? ग्लूकोज, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। ठीक, अब मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा बेटा? सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, यही तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की मेन जगह है। पता है ना आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। फिर लेकिन बेटा इसके मैंने 3 पार्ट पढ़ाए थे आपको, डिओडिनम, जेजुनम, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। याद है ना, ये 3 पार्ट अपन ने पढ़े थे। लेकिन फिर मैंने डिओडिनम में क्या बताया था? डिओडिनम में मेन, पिछली क्लास में बताया था, मेन साइट ये डाइजेशन की है। मेन साइट यहाँ डाइजेशन, मतलब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की मेन जगह है।
लेकिन उसमें डियोडेनम मेन साइट है डाइजेशन की, यहाँ बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पर कुछ मिनरल लाइक कैल्शियम आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, बस न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होता। क्यों? क्योंकि डियोडेनम इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन। हाँ, मेन साइट एब्जॉर्प्शन की क्या है? जेजुनम इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन की मेन साइट है। और यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन होगा? मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, मोस्टली न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जेजुनम में। तो क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ? डियोडेनम। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ? जेजुनम। इलियम में भी, ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होगा, इलियम में भी एब्जॉर्प्शन होगा लेकिन ज़्यादा यहाँ होगा। सम न्यूट्रिएंट का विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। अब ध्यान करो, विटामिन B12 किसकी प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होती थी? इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टेल। कहाँ से आया था? स्टमक से बह के आया था। क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टेल नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, याद है ना? तो विटामिन B12, कुछ मिनरल्स, कुछ पानी, इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जेजुनम में मोस्टली। बस कंफ्यूज नहीं होना, मेन साइट डाइजेशन की, मेन एब्जॉर्प्शन की। ऐसा नहीं है कि इलियम में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, होगा लेकिन यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा। लेकिन विटामिन B12 का यही होगा, बकाया सारी विटामिन का, मिनरल का, सब कुछ ज़्यादातर यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें आपने एब्जॉर्ब कर ली, जो मेन चीज़ें थी। जो अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस बचा लार्ज इंटेस्टाइन में, उसे बोलते हैं फीकल मैटर। क्या बोलते हैं? फीकल मैटर कहा जाता है। तो फीकल मैटर टर्म कहाँ यूज होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि सारी यूजफुल चीज़ें आपने निकाली, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, दिस इज फीकल मैटर। ठीक, और इसमें ध्यान करो, कॉलन रीजन पे हस्ट्रा थे, उससे पानी निकाल लिया जाएगा और फीकल मैटर क्या हो जाएगा बेटा? सॉलिड हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पानी, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन तो कहाँ हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। ठीक, तो देखो बेटा, एक चीज़ और, जब हमने खाना थाली में रखा था तो अपन लोग बोलते फूड है ये। आपने मुंह में चबाया तो नाम क्या दिया था? मुंह में चबाने से उसका नाम हो गया था बोलस, माउथ में। फिर पेट में आया था तो पेट में नाम क्या था? कायम। पेट में नाम क्या था? कायम। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा होगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया फूड, उसे बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं? काइल। माउथ में बोलो बोलस, स्टमक में कायम, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या नाम है? फीकल मैटर। ओके, तो देखो काइल क्या है? काइल टर्म कहाँ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसे बोलते हैं काइल। समझ गए बेटा? ये तो मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया, आपने खाया, स्टमक में, इंटेस्टाइन में कैसे कैसे डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरह से होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इस चैप्टर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग और पढ़ेंगे। तो ये बेटा पोर्शन आज वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। और पिछले लेक्चर से लिंक्ड है, तो अगर आपको पिछले लेक्चर समझ में आए होंगे तो ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको देख लेना, फिर आप अभी जो भी चीज़ें बची हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।